गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। दोनों में फर्क क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या, क्यों कर रहे हैं? तो मैं इंडिया में कुछ हूं ना, तो मैं फॉरेन कंट्री में जाके अपना ब्रांच खोलो। ठीक है, मेजर पार्टिसिपेंट्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है दिखाई दे रहा है? स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये पढ़ो। जैसे ही पढ़ोगे यूनिट खत्म हो जाएगी, इस यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के। शुरू करते हैं। ठीक है, आ चुका है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे 2 मिनट को। अब सुनो, देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जल्दी मत, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक एक डिस्कशन करते हैं। फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मजा आएगा आप लोग को। अब वो डिस्कशन क्या है उसको ध्यान से देखिए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डिस्कशन करते हैं। इसमें ना एक वर्ड है पुल, एक वर्ड है पुश। एक बात बताओ, आप आराम से इंडिया में बिजनेस करो, खुश हुआ, काफी कुछ भी कर रही है, कभी मैं जापान जाऊंगा, कभी यूएस जाऊंगा, ब्रांच खोलूंगा, क्यों नहीं? क्यों आपके दिमाग में ऐसे क्या चल रहा है? क्यों है, क्यों खुशी चल रही है आपको? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे को क्या करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना। तो जब आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो एक वर्ड निकल जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। आज अगर आप बाटा की बात करो ना, बाटा ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे जूता नहीं बेचता, पूरी दुनिया में जूता बेच रहा है वो। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये इंडिया की कंपनी है जो एमएनसी बन गई। एमएनसी और डोमेस्टिक में फर्क क्या होता है? डोमेस्टिक मतलब दुनिया में काम करती है, और अगर वो फॉरेन कंट्री में ब्रांचेस खोल दी तो एमएनसी। अब जैसे अगर बात करें पेप्सी, आप लोग पीते हो, कोक पीते हो, पेप्सी कोक इंडिया की ब्रांड नहीं है, तो फॉरेन ब्रांड है, तो इंडिया में चल रही है, और पूरे की पूरी दुनिया में पेप्सी और कोक, क्या बोलेंगे इसको अपन? एमएनसी। तो क्यों हुआ, क्या जरूरत है खुश होना इंडिया के अंदर? और एक पर्सन होता है जिसको मौका चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ज्यादा कमाना है, गुडविल ग्लोबली होनी चाहिए, लोग मेरे को दुनिया में जाने, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसको ध्यान रखना, रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इसको समझो। ये अगर समझ में आ गया ना, तो इस चैप्टर में सारी बातें घूम घूम के यही से निकल गई। रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले अपन बात करते हैं पुल। पुल का मतलब है मेरे को खींच रहा है वो, कि आजा भैया इंटरनेशनल आजा, तो लालच है ना, उसमें आपको दिख रहा है आपको क्यों जा रहे हो आप इंटरनेशनल। पुल, इसमें देखो सबसे पहला वर्ड आपका पुल दिखाई दे रहा है। अगर मैं पुल फैक्टर की बात करता हूं, सबसे पहला वर्ड दिखाई देता है आपको, ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं, तो सीधी सी बात है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप रुकना नहीं चाहते, आप लंबा खेलना चाहते हो, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो फिर आप क्या करोगे? पुल फैक्टर लोगे। आफ्टर द सैचुरेशन, आफ्टर द सैचुरेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो सैचुरेशन। इंडिया में माल बेच दिया, लोग थक गए खरीद खरीद के आपका माल। हर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, पढ़ा था आपने सेकंड ईयर में, फिर मैच्योरिटी, फिर पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन, फिर आता है ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी। मैंने कहा इंडिया में आपकी मैच्योरिटी आ गई, अब कस्टमर आपका माल नहीं खरीद रहे, माल आपका बहुत अच्छा है, और मार्केट में मैच्योरिटी आ गई, लोगों ने जिन्होंने खरीदना था खरीद लिया, तो फिर दूसरे मार्केट में जाओ यार, अपने बिजनेस को क्या करो, ग्रो करो। जिस कंट्री में अभी लोगों के आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, आपका मोनोपोली से माल बिकेगा, तो बेचो ना माल। इसको क्या बोलते हैं? पर ग्रोथ होते हैं।
बोलो भाई क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेचुरेशन, ग्रोथ वर्ड लिख लो और एक वर्ड लिख लो सेचुरेशन, लिख लो, आपको याद रहेगा भैया। फुल लिखना चाहो तो लिख लो, तो ऑनलाइन कर रहा हूं मैं, वीडियो जरूर तब लिख लेना, या तो लिख लो फुल फैक्टर, इंटरनेशनल बिजनेस की फुल फैक्टर लिख लो, ग्रोथ, ग्रोथ में वर्ड लिख लो सेचुरेशन इन इंडिया, सेचुरेशन इन होम कंट्री लिख लो, सेचुरेशन इन होम कंट्री। क्लियर है भाई, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप इंटरनेशनली जाओगे तो भैया आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, बताओ बताओ। जब आप इंटरनेशनली जाओगे तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे। देखो सीधी सी बात है, डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट, ध्यान से देखना, डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। मैंने मेरा प्रोडक्ट यूएस में लॉन्च किया, वहां पैसे वाले लोग हैं, वहां रेट ज्यादा कर दिए। मैंने उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया, गरीब आदमी, वहां रेट कम कर दिया। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस, एग्जांपल देख लो ना, आईफोन का एग्जांपल देखो, आपको दुबई में सस्ता मिलेगा, इंडिया में यहाँ की रेट अलग होगी, जापान में रेट अलग है, चाइना में रेट लगेगी, क्या है। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, डोमेस्टिक मार्केट में आपने प्रॉफिट कमा लिया, बट आपको फॉरेन मार्केट में अलग अलग कंट्रीज में उनकी परचेसिंग पावर देखो, जो जितना पैसे वाला है उतने का उससे टीका लगा। अरे समझ में क्या बताऊं, जिस कंट्री में ज्यादा पैसा है उससे ज्यादा पैसा ले लो, जिस कंट्री में कम पैसा है उससे कम पैसा ले लो। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ भाई प्रॉफिटेबिलिटी में लिख लो, डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। याद हो गया भाई। देखो एक एक वर्ड इसके साथ जब कनेक्ट होता है ना, याद हो, कैसे बनेगा भाई, हर कंट्री में प्राइस वहां की इकोनॉमिक कंडीशन और वहां की पैसे वालों को देख के रखेंगे। पैसे वाली पार्टियां हैं तो पैसा ज्यादा देंगी, ज्यादा दे लेंगे, और गरीब आदमी उससे पैसा कम ले लो। आगे समझ क्या। थर्ड पॉइंट पढ़ो, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी आप अपना बिजनेस इंडिया में कर रहे थे, अब आपने अपना बिजनेस ग्लोबल कर दिया तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगी, बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। देख लो इकोनॉमी ऑफ स्केल, और ब्रैकेट लिख लो, इंक्रीज प्रोडक्शन रिड्यूस कॉस्ट। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंक्रीज प्रोडक्शन रिड्यूस कॉस्ट। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, बताओ बताओ, कम हो जाएगी, इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। और जब किसी बिजनेस की कॉस्ट कम होती है ना तो बिजनेस ग्रो करता है। फिर आता है आपका रिस्क स्प्रेड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इस रिस्क स्प्रेड, रिस्क स्प्रेड का मतलब क्या है। मैंने कहा आप अपने बिजनेस को इंडिया में कर रहे थे, इंडिया में आएगी मंदी भयंकर, लोगों को आपका प्रोडक्ट क्या पसंद है, लोग खाने के लिए आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा भाई, आटा चावल खरीदेंगे कि आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आप समझे क्या बताओ। तो इंडिया में लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा बंद कर, और आप खाली इंडिया में धंधा करते थे, आप खाली इंडिया में धंधा करते थे, लुट जाओगे डूब जाओ। समझाया क्या बोलो। अगर इसकी जगह आपने इंटरनेशनल बिजनेस कर रखा है, और अगर आपका इंडिया में ठप हो गया बिजनेस, किसी भी रीजन से हो गया, मंदी आ गई, कोई भी रीजन हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई रूल्स निकालती है, पॉलिसी निकालती है, आपका बिजनेस क्या फर्क पड़ता है, मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है, वहां से कमा लूंगा। समझ आ रहा है क्या बोलो। क्या बोलेंगे इसको, रिस्क स्प्रेड। तो मैंने अपने रिस्क को क्या कर दिया बोलो, स्प्रेड कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक वर्ड देगा आपको, नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल मार्केट। लिख लो, मैं एक सिंगल वर्ड लिख रहा हूं आपको, बड़ी काम का वर्ड है, उसे खट पकड़ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूं। नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल मार्केट, डिपेंडेंट ही। अगर मेरे को लगता है कि मेरे बिजनेस में गड़बड़ हो सकती है किसी कंट्री में, ठीक है ना, 10 कंट्री में चल रहा है, एक डूब भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे कमा लूंगा। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं, खाली अगर मैं इंडिया के भरोसे बैठा होता तो डूब जाते। अरे समझ में क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड फ्री मार्केट। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड फ्री मार्केट। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड फ्री मार्केट, इसका फिफ्थ पॉइंट कट कर दिया था, कितना तुम तो फिफ्थ पॉइंट ही मानो उसको। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड फ्री मार्केट लिखा, इसमें खाली एक वर्ड लिखना, एक वर्ड को लिख लो और लिख लो लिबरलाइजेशन, बस समझा मैं दूंगा आपको। बच्चे कहते कहना क्या चाहते हो लिबरलाइजेशन, पता है लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, याद है आपको। अगर मैं बात करता हूं तो गांधी जी जब आए थे तो बोले स्वदेशी पहनो, फॉरेन कपड़े चला दिए, फॉरेन का माल नहीं पहनेंगे। फिर 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन का मतलब ये बोला गया कि फॉरेन लोग इंडिया में आ सकते हैं और हम लाइसेंस वगैरह और जो रूल्स रेगुलेशन क्या करते हैं हम हटा दें। अरे समझे। तो अगर मैं कहता हूं आपको फ्री मार्केट मिल रहा है, जापान ने लिबरलाइजेशन कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया। जापान कहता है हमारी कंट्री में हमने जो रूल्स लगा रखे थे फॉरेन कंट्री के हटा दिए, आपको कोई भी फॉरेन कंट्री जापान में आके बिजनेस कर सकती है। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फुल फेंक रहा है मेरे को, क्योंकि वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां मेरा बिजनेस शांति से चलेगा, मैंने पूरी स्टडी करी, मैं जाऊंगा बिजनेस करने। अरे समझे क्या बोलो। तो लिबरलाइजेशन के साथ एक वर्ड और लिख लो, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के साथ एक वर्ड और लिख लो, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी होता है वो, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये सब कब हुआ स्टार्ट, 1991 में, कांग्रेस गवर्नमेंट की, और मनमोहन सिंह उस टाइम पे पीएम था।
अरे समझे। और ये क्या बनाया था उसने, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अभी हो गया, क्या हो गया, क्लियर है। चलो अब सुनो, इससे क्या होगा देखना, द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर लिबरलाइजेशन होगा तो क्या होगा, द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वन कंट्री टू द अनदर बिकम स्मूथर। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ना बिजनेस करना स्मूथ हो जाएगा। इंक्रीज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मेरे को साथ साथ दिखाया इस कंट्री में जाऊंगा, वहां लिबरलाइजेशन हो गया, रूल्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिबरल कर दिया सब कुछ, आ जाओ हमारी कंट्री में बिजनेस करो, तो बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा इस कंट्री में, मेरे को पैसा दिखाया वहां पे, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी। आगे समझ में। फिर आया, क्या आया बोलो, क्या आया, एमर्जिंग ऑफ WTO। ये तो पूरा चैप्टर ही आपका, एक पूरी यूनिट है, उसको पढ़ेंगे अपन। तो ये जो WTO है ना, पहले गेट का था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट, गेट को हटा के क्या बना दिया गया, WTO बना दिया गया। गेट में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो क्लियर नहीं थे, या गेट में अपग्रेड कर दिया गया, अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका बताओ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO चाहता है कि सारी कंट्रीज आपस में क्या करें, ट्रेड करें। तो WTO क्या चाहते हैं, सारी कंट्रीज आपस में क्या करें, ट्रेड करें, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, फॉरेन में लोग ब्रांचेस खोले, वहां के लोग इंडिया में आए, आपको समझ क्या करो, साथ के साथ विजिट बढ़े, विजिट समझ में आए, भाई मैं फॉरेन घूमने जाऊँ, फॉरेन वाले इंडिया में घूमने आया, समझ क्या करो। देखो, रिप्लेस द जनरल, किसको रिप्लेस किया, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, टोटल 159 मेंबर्स, द एम क्या था, एम फॉलो WTO, द एम इज टू डेवलप एंड प्रमोट द मल्टीनेशनल ट्रेड। तो आप देख लो WTO दिखाते, और देखो मल्टी प्रमोट मल्टीनेशनल ट्रेड, प्रमोट मल्टीनेशनल ट्रेड। It has regulated and helped the country to enter into the trade agreement across the nation। बस हो गया, काम हो गया ना। अब क्या इससे चेप नहीं सकते, वर्ड WTO मल्टीनेशनल मतलब मल्टीनेशनल ट्रेड, मतलब कि ये ट्रेड को क्या करता है, प्रमोट करता है। हो गया भाई, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको दिखाई देगा, दैट इज आइडेंटिफाइंग इफेक्ट एंड पीस। ठीक है, इस वर्ड इस लिखो लिखो, आइडेंटिफाइड इफेक्ट एंड पीस, पीस को लाइन करेगा, पीस बड़ी बात है। हाँ, यूनिफाइंग इफेक्ट एंड पीस, आपको पीस को लाइन करो, पीस यूनिफाइंग इफेक्ट एंड पीस, पीस को लाइन करो। एक बात बताओ, जब दो कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, दो कंट्रीज के लोग आपस में इधर से उधर जा रहे हैं, ब्रांचेस खुल रही है, वहां बिजनेस कर रहा है उस कंट्री का, इधर बिजनेस कर रहा है, आपकी भी दो ब्रांचेस है उस कंट्री में, इसका था उस कंट्री का आपकी कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, अच्छा रिलेशन, शांति। अरे समझे, तो कहने का मतलब ये है, ये मेरे लिए पुल फैक्टर है, पुल फैक्टर समझ में आ रहा है, मेरे को दिख रहा है कि उस कंट्री में आना जाना भी सही है, उस कंट्री के लोग और अपनी कंट्री के लोग आपस में कम्युनिकेट भी अच्छे से करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे हैं, तो दोनों में शांति है, तो मैं उस कंट्री में जा सकता हूँ, नाटक नहीं। आज आप पाकिस्तान में जाके ब्रांच नहीं खोल सकते, आप पाकिस्तान में जाके बिजनेस नहीं कर सकते, अगर आप जाओगे ना तो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों जा रहे हैं भैया पाकिस्तान, क्या काम है। अरे और पाकिस्तान पहुंच भी गए तो इंडिया क्या है, बिजनेस खोलेगा। हाँ, आप समझ लो क्या चाह रहा हूं मैं, तो मतलब अगर किसी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशन खराब है, तो उस कंट्री में जाके बिजनेस नहीं हो सकता, तो आपको पुल करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा पुल। आप जाओगे क्या, पुल पुल वर्ड मतलब आपको लग रहा है कि मैं वहां जाना चाहिए, वहां जाऊंगा जहां पर शांति है। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं, यहां पे देखना, ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एंड इकोनॉमी, समझ में आ गया, दो कंट्री के बीच में विश्वास है, दो पॉलिटिकल कंट्रीज एक दूसरे पे पूरा विश्वास रखती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, दोनों कंट्रीज के रिलेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है बिटवीन द टू कंट्रीज इन इकोनॉमी। बोलो यहाँ पे डाउट लिख लो, ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, लिख लो जाए, ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटरनेशनल ट्रेड का पुल समझ में आया था, पुल, हाँ भाई पुल समझ में आया, देखो ध्यान से देखो पुल, ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो चैप्टर 5 में आ गया, सारे पॉइंट नहीं बार बार घूमते हैं। हाँ भाई, क्यों जा रहे हो आप फॉरेन कंट्री में, ग्रोथ, आपकी कंट्री में सैचुरेशन हो गया, आपकी कंट्री में सैचुरेशन हो गया, तभी तो जा रहे हो आप। अच्छा, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने का तरीका है, हर कंट्री में जिस कंट्री में लोग पैसे वाले वहां पर रेट अच्छे रखो। अरे मुझे दिखाया था डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट। चलो, अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल, भाई सीधी सी बात है, जब बल्क में प्रोडक्शन करूंगा तो बल्क में माल भी बेचूंगा, और जब बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, बल्क में माल बेचेंगे, तो कॉस्ट पर कम हो जाएगी। याद है रिस्पेक्ट कैसे बताया था मैंने, बोलो, आपने 10 कंट्री में बिजनेस खोल रखा है, एक कंट्री में डूब गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अकेला इंडिया में होता ना तो लॉस हो जाता मेरे को। एक्सेस ऑफ टू इंपोर्ट इनपुट्स, ये वाला पॉइंट मैंने काट दिया था, ये काट दिया, ये नहीं करा, कंफ्यूज हो गए। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन फ्री मार्केट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे शांति से बिजनेस हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्री खुद ही इन्वेस्ट कर रही है, प्रेशर कम लगा के लिबरल कर दिया, चली जाओ आपको। अब WTO, गेट को हटा के WTO आया, WTO का टारगेट क्या था, मल्टी नेशनल ट्रेड, ठीक है, अंडरलाइन इफेक्ट पीस 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 बता दिया मैंने आपको, शांति। जब दो कंट्री के बीच में रिलेशन अच्छा होगा, ट्रस्ट होगा, तो दो कंट्रीज आपस में मिलकर क्या करेंगी, बिजनेस करेंगी। अब बताओ, क्या पुल फैक्टर को लिख सकते हो, आपको दिक्कत है तो बताओ। ऐसे एक वर्ड और निकल के आया, उस वर्ड को बोला गया पुश, धक्का, एक तो खींचना, और एक यहां से कोई धक्का दे, जा तू पड़े,
आप सोचोगे क्या बोलो? अगर मैं पुश फैक्टर की बात करता हूं तो सबसे पहला पुश फैक्टर मेरे को दिखता है यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो दुनिया में मिलता ही नहीं मेरे अलावा। पुश पुश मतलब पुल तो ये था कि मेरे को वहां कुछ दिखा था, वो कंट्री खेच रही थी मेरे को। पुल तो क्या था कि वो कंट्री मेरे को खेच रही थी, मेरे को दिखाया कि वहां जाने तक मैं दिखा रहा हूं। पुश का मतलब मैं अपने आप को धक्का दे, या मेरे को कोई धक्का दे रहे हैं, मान लो मेरी कंपनी मेरे को बोली थी वहां जा। अब क्यों धक्का दे रहे हैं? क्योंकि मेरी कंपनी में जो प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ ना वो यूनिक, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाता हूं जो किसी और के पास है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में किससे बिकेगा? मोनोपोली से बिकेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? और जब आपकी मोनोपोली होगी, जब आपकी मोनोपोली होगी तो आपको आप खुद धक्का दे रहे हो अपने आप को कि मैं जाऊंगा उस कंट्री में, जाऊंगा हर कंट्री में बेचूंगा। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, इंडिया के अंदर कुछ चीजों में एडवांटेज है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक मिनट लिखा देगा पढ़ना। A unique product and the services clearly a degree of competition in the international market। क्या होगा आपको? नेशनल डिग्री ऑफ competition। अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक है, नया है, तो मार्केट में कंपटीशन क्या होगा? कम होगा। इट ऑल्सो मे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। क्या होगी बोलो? मोर अपॉर्चुनिटीज अबाउट योर प्रोडक्ट। क्यों होगी? क्योंकि आपका प्रोडक्ट किसी और के पास है नहीं। इंडिया एडेड एन एडवांटेज ओवर द नेशन एंड हैज इजियर फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, बिकम अ यूनिक प्रोडक्ट लाइक हैंडीक्राफ्ट। एग्जांपल देखो भैया, हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनी हुई चीजें, अब वो तो इंडिया ही बनाती है और तो कोई बनाता नहीं है। एक स्पाइसेस, सबसे ज्यादा इंडिया पता है क्या एक्सपोर्ट करती है? मसाले। मसाले इंडिया इंपोर्ट करती है। जिस तरह का मसाला इंडिया इंपोर्ट करती है पूरी कंट्री की बात नहीं, वो इंडिया ही बेचती है। आप समझे क्या होगा? और ये बीपीओ है ना, ये वो फॉरेन कंट्री वाले इंडिया में क्यों आए? ये नीचे भी आ गए पॉइंट। फॉरेन कंट्री वाले इंडिया में क्यों आए? क्यों उन्होंने जेनपेक खोला? क्यों? उनको पता है कि हमारा जो सारा काम है वो सारा काम अगर हम अमेरिका वाले अमेरिका से करवाएंगे तो अमेरिकन का जो चार्जेस है वो डॉलर में देना पड़ेगा। और यहाँ पर वही वही सारे अगर जेनपेक वाले जो इन्फ्लुएंस रखोगे रुपीज में पेमेंट होगा, तो यहाँ पैसा आपका कम लगेगा। आप समझे? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अरे समझे? तो धंधा तो अमेरिका में ही है। क्यों रात को जाते हैं लोग? नाइट ड्यूटी क्यों होती है? क्योंकि इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात, अमेरिका में दिन है तो इंडिया में रात है, तो रात को लोग काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो अमेरिकन के लिए काम कर रहे हैं। आप समझे क्या बोलो? आए समझे? चीप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, आप तो लिख लो यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट, लिख लो, लिखो यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट में लिखो मोनोपोली, ठीक है। और उसके बाद में लिख लो इंडिया, इंडिया लिखो, इंडिया के साथ में दो एग्जांपल लिखो, हैंडीक्राफ्ट एंड स्पाइसेस। आपकी हैंडीक्राफ्ट और स्पाइसेस में क्या है? मोनोपोली। हैंडीक्राफ्ट एंड स्पाइसेस, इसमें आपकी क्या है? मोनोपोली। और जब आपकी मोनोपोली है ना तो आपका मन यही करेगा कि मैं दूसरी कंट्री में जाके इस प्रोडक्ट को क्या करूं? बेचूं, क्योंकि वहां ये चीज चल पड़ेगी मेरी मोनोपोली। हाँ, बट देखो आएगा, कंपटीशन है। लोग 10 तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर, 10 तरह की इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, हर एक कंपनी उठा के इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मोनोपोली की। आप जो हैंडीक्राफ्ट की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट की जो हैंडमेड प्रोडक्ट है ना वो इंडिया में बनते हैं, ठीक है। अब वो जो जो उनके पास वो जो स्किल है वो इंडिया वालों के पास है, तो एक तरीके से मोनोपोली हो गया। और पढ़ो, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लाइफ साइकिल। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लाइफ साइकिल, यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा भैया, पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, दिखाई दे रहा है? मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लाइफ साइकिल। अब पॉइंट ऑफ सिचुएशन का मतलब भैया आपकी कंट्री में धंधा सिचुएशन पे पहुंच गया, जितना धंधा करना था, जितना मेरे को माल बेचना था बेच चुका, मैं कहा जब वो सिचुएशन पे आ गया। एज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एवरी प्रोडक्ट इज हैव अ डिफरेंट इन एवरी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है आपको? तो देखो इसमें आपको दिखाई देगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे पढ़ना, दिस इज डन व्हेन द डोमेस्टिक एंड द ओवरसीज मार्केट रीच टू अब भाई जिस कंट्री में आप सैचुरेशन पे पहुंच गए वहां से उसको छोड़कर दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को क्या करो? चालू करो। जिससे क्या है कि आपका बिजनेस वापस वापस क्या होता है? ग्रो करेगा। ये पॉइंट ऊपर भी आया था, याद है? सेकंड पॉइंट पढ़ा था आपने, ग्रोथ बोल के पढ़ा था, आया था सैचुरेशन। उसी को इन्होंने क्या बोला कि भाई सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, किसी प्रोडक्ट की सैचुरेशन पे पहुंच जाती है तो कंट्री के लिए दूसरी कंट्री में जाके माल बेचती है। अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है, माल यहाँ की जगह दूसरी जगह बेच सकता है। फिर आएगा स्प्रेडिंग R&D कॉस्ट। क्या आएगा बोलो? नेक्स्ट पॉइंट बोलो, स्प्रेडिंग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये वर्ड क्या कहता है भैया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। भाई देखो सीधी सी बात है, जब आप R&D करते हो ना, आज अगर अपन 4 व्हीलर्स की बात करें, 2 व्हीलर्स की बात करें, सेल फोन्स की बात करें, टेक्नोलॉजी में R&D बहुत जरूरी है। अगर नोकिया R&D करता तो शायद सैमसंग मार्केट में नहीं आता, और नोकिया की मार्केट में आज भी क्या होती? मोनोपोली होती। तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तो अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करोगे, चेंज करोगे। और आज की जो जनरेशन है वो चेंज चाहती है। आप फोन लेके आओ खरीद के, 6 महीने बाद में फोन आपको बुरा लगेगा देख, क्योंकि आपके फ्रेंड के पास में नई टेक्नोलॉजी वाला फोन दिखा देगा। तो क्या है? अपग्रेड। अब चीजें अपग्रेड होंगी तो वहां पे R&D आएगा। अब स्प्रेडिंग द R&D कॉस्ट का मतलब है
मैंने रिसर्च किया और जबरदस्त खर्चा आ गया। मैं रिसर्च पे खर्चा, नया प्रोडक्ट बनाया, मैं बना लिया। अब वो नया प्रोडक्ट बना के अगर खाली मैं इसको इंडिया में लॉन्च करता हूँ, कितना कमा लूंगा? अगर मैं पूरी दुनिया में लॉन्च करूंगा तो मेरा जो खर्चा है वो कवर अप आराम से हो जाए। आईएसओ में क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं अपन, आईफोन बोल सकते हैं। देखो दिखाई देगा इसमें, देखो स्पेंडिंग आर एंड डी कॉस्ट दिखाई देगा आपको, इसमें आपको यहाँ दिखाई देगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सटेंडेड द साइज। इससे मेरा मार्केट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और मैं रिसर्च भी करता हूँ, मेरे को लगता है वहां पर मेरे प्रोडक्ट में ये वाला प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए। अब जैसे अगर बात करें मैकडॉनल्ड्स की बात करें, तो बर्गर इंडिया में उसके अंदर बर्गर के आप जैसे काउ मीट भी डलती है, बर्गर में काउ मीट आती है। आप अमेरिका में जाओ, अलग अलग कंट्रीज में काउ मीट मिलती है बर्गर के अंदर, इंडिया में नहीं मिलती। अरे तो क्या बोलो, कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट में आर एंड डी करो, अलग अलग कंट्रीज में जाकर, और जिस कंट्री की जैसी जरूरत है ना उसको उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, प्रोडक्ट को इनोवेट कर दो, चेंज करो, और प्रोडक्ट वहां पे क्या कर दो, चला। अरे समझ क्या बोलो, फिर आएगा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, दिखाई दिया। अगर मैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करता हूं, यूज अगर बल्क प्रोडक्शन करता हूं तो मैन मशीन मटेरियल सबको मैं क्या करूंगा बोलो, अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। आप बोलो क्या बोलो। अब देखो एक पॉइंट और बताता हूं आपको, इसमें देखा रिसोर्स यूटिलाइजेशन में एक पॉइंट मिलेगा आपको, दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा जो रॉ मटेरियल है वो मिलता है जापान में। अब अगर रॉ मटेरियल जापान में मिलता है, पहले तो रॉ मटेरियल जापान से उठाऊंगा, फिर इंडिया लेके आऊंगा, फिर प्रोडक्शन करूंगा। अरे वही फैक्ट्री डाल दो भाई, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, सीधा की सीधा प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर जब माल बन गया फिर उसको अलग अलग कंट्री में भेज दो, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द ह्यूज रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट व्हेन द इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड एट अ प्लेस वेयर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एम्पल। जहां पे रिसोर्सेज एम्पल में है वही फैक्ट्री डालो, फालतू में पहले रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसको इंपोर्ट करोगे, इंडिया आएगा फिर माल बनाओगे, महंगा पड़ जाएगा। वही की वही फैक्ट्री डाल के माल बना दो, तो आपका रॉ मटेरियल के साथ ही माल क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। ताइवान के अंदर चिप बनती, चिप पूरा वर्ल्ड यूज करता है। अब तो अमेरिकन भी टेंशन में आ गए, क्योंकि चाइना ताइवान के साथ किड़ा कर रहा है, और ताइवान अगर खत्म हो गया ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर जो चिप डलती है वही डलती है। बहुत सारी कार है, आप समझो बहुत सारी कार, जैसे अगर महिंद्रा की कार देखते हो, जितनी भी कार है कार बन के तैयार होगी, चिप लगानी, चिप ताइवान से आ रही नहीं है, कार डिले होगी, लोग बुकिंग करा रहे हैं, साल साल भर की बुकिंग कर रही है। तो समझना मेरी बात को, वहां रॉ मटेरियल ऐसा मिलता है जिसको चिप होती है। आप एक मेमोरी कार्ड देखा है, छोटा सा देखा है मेमोरी कार्ड ब्लैक कलर का, वो दो कंट्रीज बनाती है, एक तो मेड इन चाइना लिखा हुआ है और दूसरा पढ़ना तो लिखा है मेड इन ताइवान लिखा हुआ है। हाँ चाइना देखा तो अगर वो ओरिजिनल है ना तो मेड इन ताइवान होगा, और वो डुप्लीकेट है तो क्या होगा, मेड इन चाइना। तो ताइवान की जो मिट्टी है उसमें वो चिप बनाने का, हार्ड डिस्क बनाने का सामान मिलता है। समझो मेरी बात को, तो रॉ मटेरियल वहां पे है, इसीलिए तो चीज चल रही है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे आ जाओ भैया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको दिखा देगा इंप्रूव, इंप्रूव क्वालिटी, दिखाई दिया। अभी इंप्रूव क्वालिटी का मतलब है जब मैं ग्लोबल जाऊंगा, जब मैं ग्लोबली जाऊंगा ना तो पता है क्या होगा बोलो, मेरे को प्रॉफिट्स अच्छी होंगी, अर्न अ मोर प्रॉफिट, मेरा मार्केट बढ़ेगा, तो मैं अपने प्रोडक्ट में अपग्रेड भी करूंगा मार्केट के हिसाब से, तो मेरी क्वालिटी भी धीरे धीरे क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। इंक्रीज इन द प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इन इंप्रूव द क्वालिटी, एडॉप्ट मोर क्वालिटेटिव सिस्टम्स वगैरह मैं लगाऊंगा। गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन, जिस कंट्री में लॉज लिबरल है, वही वर्ड आ गया था लिबरल वाला, जिस कंट्री में लॉज क्या होंगे, लॉज ऑफ द गवर्नमेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज आर टू बिग टू पुश फैक्टर फॉर द इंफ्लेशन। जिस कंट्री में गवर्नमेंट नॉर्म्स लिबरल है, जिस कंट्रीज में आराम से जाके बिजनेस किया जा सकता है, मैं उन कंट्रीज को क्या करूंगा, फोकस करूंगा। देखो दिखाई देगा आपको, कंट्रीज प्रमोट एक्सपोर्ट एंड हैव फ्लेक्सिबल लॉज, क्या होंगे, कौन से लॉज होंगे, फ्लेक्सिबल, एंड अदर फोर्स एज एन इंपोर्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ऐसा बोल सकते, फुल बोल सकते हैं कि बात है, वो चीजें एक ही होती है। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ये क्लियर हुआ क्या कि अगर मैं इंटरनेशनल जाता हूं, अगर मैं इंटरनेशनल जाता हूं तो मैं क्यों जाऊं, रीजन बताओ। क्या तो क्लियर रीजन फॉर हैविंग इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस करने का रीजन ये क्लियर हो गया। पुश और पुल, क्या ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे सारे के सारे, क्लियर है। अब जब पुश और पुल हो गया ना, अब यहाँ पे एक टॉपिक है, आपके सिलेबस का टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आपके सिलेबस का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल। अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं हल्का हल्का पढ़ने वाला हूं, आराम से सब कुछ समझ में रहेगा। सबसे पहला पढ़ो, एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ। अगर इंटरनेशनल बिजनेस होता है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी मिलेंगे जो आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी कंट्रीज में बहुत सारे लोग आपके ब्रांचेस खोलेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, आपका सोशल वेलफेयर भी होगा, आपके पास पैसा आएगा, उस पैसे को आप खर्च करोगे तो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करोगे। जॉब होती है ना तो आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कमाई होती है तो लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है। गरीब आदमी क्या करेगा, सेम चप्पल भी घूमेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, पढ़ना
देखा यहाँ पे, देखा यहाँ पे, दिखा देगा आपको, when the purchasing power of people rise, they buy quality product and the sector of living। और परचेजिंग पावर कब बढ़ेगी? जब आप कमाओगे, और कमाओगे कब? जब आपके पास क्या होगी? जॉब। अरे समझ में क्या बोलो? ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट दिखा देगा आपको, सोशल वेल, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर। सुनना भाई, टॉपिक था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है आपको? अगर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? अब देखो, उसे दिखा देगा, when the country get involved in the international business, get access of compensation of wide range of products। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, समझ में? करो, turn into a beneficiary for the social as well as economic welfare of the people। More foreign companies start their product in the country and increase the consumption level। After the economic liberalization, various foreign companies come in India and the people start enjoying the product and a social income। तो वो सीधी सी बात है, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की कहीं ना कहीं लोगों से रिलेटेड है। अगर मान लो फॉरेन से कंपनी आती है, फॉरेन से फैक्ट्रीज लगती है, फॉरेन के लोग इंडिया में जॉब देते हैं, तो इंडिया में जब जॉब मिलेगी तो कंट्री के लोगों का सोशल और इकोनॉमिक क्या होगा? बोलो, वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर समझो ना, बोलो पैसा आएगा। ये दोनों पॉइंट एक ही हो गया, एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक वेलफेयर। जब तक इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा तब तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं आएगा। जब तक पॉकेट में पैसा नहीं होगा तब तक सोशल वेलफेयर नहीं होगा। आपको आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट दिखा देगा, एक्सपेंड द मार्केट। अब वही बातें आ गई भैया, आप रिपीट कर रहा हूं सब कुछ। बोलो बोलो, क्यों जा रहा हूं मैं इंटरनेशनली? इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि मेरे को मेरा धंधा, मेरे को मेरा मार्केट क्या करना है? बोलो, मेरे को मेरे मार्केट को क्या करना है? बढ़ाना है। तो जब मैं मार्केट को बढ़ाऊंगा तो उसका एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज बोलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं, याद करो, ग्रोथ। याद है आपको? ठीक है, द साइज ऑफ द मार्केट एक्सपेंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन टैप टू द ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज मतलब फॉरेन कंट्री में जाकर मैं धंधे को चालू कर रहा हूं। एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द सिंगल मार्केट। एक मार्केट के ऊपर मैं डिपेंड नहीं हूं। अगर मैं एक मार्केट पे डिपेंड रहूंगा और मार्केट डूब गया तो मेरा बिजनेस भी डूब जाएगा। समझ नहीं करूंगा। नीड टू बी वरीड एंड नीड टू वांट टू बी मोर only on one market, then we have a new market in global। और मेरा टारगेट है नए नए मार्केट ग्लोबल में, ग्लोबली जाऊंगा, अलग अलग कंट्रीज में जाऊंगा और अपने धंधे को क्या करूंगा? सेटअप करूंगा। मोस्ट ऑफ द एमएनसीज मार्केट है इंटरनेशनलाइजेशन। समझ रहा आपको? एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे आपके बिजनेस को इंटरनेशनल का पेप्सिको, फिलिप्स, सुजुकी, इनका जो धंधा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मिल जाएगा। आप सोचें कब? चलो, अब मैं सारे पॉइंट वही लेने वाला हूँ, एक एक करके सुनते जाओ। सारे पॉइंट वही लेने वाला हूँ। या तो कोई डाउट है क्या? अब बताओ, अब मैं अंदर ही पढ़ूंगा। क्या लिखा? पढ़ो, अवॉइड रिसेशन, मंदी। आपको लग रहा है कि इस कंट्री में मंदी आ गई तो मेरा माल नहीं बिक रहा, दूसरी कंट्री में चले जाओ, वहां माल बेचो, तीसरी में चले जाओ, वहां माल बेचो। आप समझो, आपने रिसेशन को क्या कर दिया? बोलो, अवॉइड कर। ठीक है, जिस कंट्री में आपको रिसेशन दिखाई देगा, मैं उस कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या कर जाऊंगा? मूव कर जाऊंगा। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द डिफरेंट कंट्री हैव अ डिस्टिंक्ट बिजनेस साइकिल। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प इन डिमिनिशिंग देयर बिजनेस साइकिल। हर कंट्री का अलग अलग बिजनेस साइकिल होता है, तो जिस कंट्री में मेरे को दिख रहा है कि फायदा है, उधर मूव कर जाऊंगा। फिर आ जाओ, ये सारे पॉइंट अपने पढ़े, कौन पूछे थे? हाँ, पढ़ा था ना ये, रिसेशन सिचुएशन बोल सकते थे। याद है वर्ड था रिसेशन को क्या बोलेंगे अपन? सिचुएशन। ये देखो, ये आ गया रिस्क रिडक्शन। याद है? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? रिस्क रिडक्शन बोलो क्या था? कि अगर मेरे को लग रहा है जिस कंट्री में मेरे को रिस्क हो जाएगा, मैं अलग अलग कंट्री में बिजनेस खोलता हूँ। किसी कंट्री में पॉलिटिकल रिलेशन खराब हो गई, किसी कंट्री में वॉर हो गया, किसी कंट्री में लॉ चेंज हो गई, या मेरा धंधा डूब रहा है उस कंट्री में, दूसरी कंट्री में कमा लूंगा। अरे समझे क्या बोल रहा हूँ? और पढ़ो भाई, इकोनॉमी ऑफ स्केल बताने की जरूरत नहीं। बल्क में प्रोडक्शन करूंगा, मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब मेरी कॉस्ट कम होगी तो फिर मेरे को ओवरऑल क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। और पढ़ो, हेल्प इन न्यू मार्केट। अरे समझ में क्लियर है? मैं नए नए मार्केट में जाऊंगा। अब प्रीमियम वर्ड देखो, प्रोडक्ट प्रीमियम देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड। अलग अलग मार्केट में जाऊंगा, अलग अलग रेट है। प्रोडक्ट प्रीमियम समझ में आया? मेरी रेटें अलग अलग मार्केट में अलग अलग होगी और मेरे को प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा होगा। नेक्स्ट पढ़ो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ। भाई सीधी सी बात है, आपने देखा है कि आईफोन बनता था चाइना। हाँ, आईफोन बनता चाइना में है, पर उसकी जो प्रोडक्ट है आईफोन अलग अलग कंपनी से परचेज करता है। आईफोन किसी नहीं बना। जो कैमरा असेंबल, जो कंपनी बेस्ट बनाती है उससे खरीदते हैं। आप समझ में क्या करो? तो अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करवाते हैं। और असेंबली चाइना में क्यों होती है? क्योंकि चाइना में लेबर, ऐसा नहीं कि मेड इन चाइना हो गया आईफोन तो कचरा हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। आप समझो, बस लेबर चीप है। काम चाइना में ऐसा थोड़ी कि सारे प्रोडक्ट लोकली मिलते हैं। चाइना में बना नहीं है प्रोडक्ट तो अलग अलग कंट्री से बनाए, बिल्कुल असेंबल करते हैं। आया समझ में? क्या बोलेंगे इसको? बोलो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ। भाई सुनना मेरी बात को, टॉपिक क्यों हो रहा है? जहां से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि आपने हर लेबर को अलग अलग काम डिवाइड कर दिया और वो उस पर्टिकुलर काम का एक्सपर्ट है। अगर उस पर्टिकुलर काम का एक्सपर्ट होगा ना तो आपकी कॉस्ट कम होगी। तो आप उस कंट्री में बिजनेस खोलते हो जहां पे लेबर आपको सस्ती मिल जाए। समझ रहे हो? इंटरनेशनल हेल्प इन द एरा ऑफ या एरिया ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, expanding the new market. India is specialized in textile, you have to spices and textile, and division of labor take place in overseas market
among the worker at a small task to be done। कहने का मतलब ये है जिस कंट्री में लेबर सस्ता मिलेगा, एक्सपर्ट लेबर होगा, उस कंट्री में जाऊंगा और अपने बिजनेस को सेटअप करूंगा। फिर आ जाओ ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखा आपको क्या दिख रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे पढ़ा देते यूएई, सिंगापुर, जापान, इंडिया है बेनिफिटेड ऑफ इंटरनेशनल। जब आपका बिजनेस इंटरनेशनली होगा तो इससे क्या होगा, सबको फायदा होगा, हर कंट्री को क्या होता है, फायदा होगा। अरे समझ क्या बोल रहा हूँ, इसमें भाई इंटरनेशनल होने से आपकी कंट्री का इंटरनेशनल, आपकी कंट्री के लोग फॉरेन कंट्री में माल बेच रहे हैं तो आपके पास फॉरेन से पैसा आने लग जाएगा, तो इससे ग्लोबली बेनिफिट होता है, सबका बेनिफिट होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आगे देखो, इफेक्टिव एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है तो आपके जो रिसोर्सेज है, मैन, मटेरियल, मशीन, जो भी आपके पास है, फैक्ट्री में माल बनाते हो, अच्छे से क्या करो यूटिलाइज। आपका लेबर खाली नहीं बैठेगा क्योंकि आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है, पूरे टाइम इसको क्या करेंगे अपन, यूटिलाइज करेंगे। दिखाई दे रहा है? अभी तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ कोहेसिव। दिखाई दे रहा है आपको? इसमें हल्का सा पढ़ देता हूं मैं। होता क्या है, देखो अलग अलग कंट्री का अलग अलग कल्चर है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्री का, अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी एंड द एक्सपेंशन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, द एडवांटेज ऑफ कल्चरल नेचर है, द पॉजिटिव कल्चरल ट्राइब्स द कंट्री वर्ल्ड वाइड बीइंग शेयर्ड देयर themselves as an international business lead to a cultural integration and transformation। होता क्या है कि जब आप अलग अलग कंट्री में जाते हो तो वहां के कल्चर को सीखते हो, तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, मतलब आपको बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलती है, खाली प्रॉफिट ही नहीं है। देखो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी एंड एक्सपेंशन एडवांटेज, ये तो है, वे फॉरेन में क्यों जा रहे हो, पैसा कमाओगे, एक्सपेंशन करोगे, और उसके अलावा वहां की कल्चर को भी आपको सीखने का मौका मिलता है। बोलो यहाँ पे विदाउट टेकन हो गया भाई। क्या बोलेंगे इसको, बोलो क्या बोलेंगे वर्ड को, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पुल पुश भी इसमें घुसा सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से पुल और पुश की जा सकता है। अभी कोई इधर आ जाओ, इंपॉर्टेंस की बात में आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसमें देखना, यहाँ पे चलते हैं। हाँ, ये आएगा आपका मेथड, ये टॉपिक है, सिलेबस का पार्ट है, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। सिलेबस देखो, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, डोमेस्टिक वर्सेस को पढ़ेंगे, पर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस होगा, मेजर पार्टिसिपेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस को, ये जो पार्टिसिपेंट है, मोड ऑफ एंट्रिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस, किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री मांगो। मोड ऑफ एंट्रिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस, एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक वहां जाके ब्रांच खोल लिया, मैंने फ्रेंचाइजी दे दी, मैंने जॉइंट वेंचर कर दिया, मैंने मदर एक्विजिशन कर दिया, ये क्या है, अलग अलग मोड है। सबसे पहले देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, मैं फॉरेन मार्केट में जाके मेरा माल बेच रहा हूं, समझ रहे हैं, मैं खुद मैंने मेरा बिजनेस इंडिया में सेटअप किया, फिर मैं अलग अलग कंट्री में जाके मेरा माल एक्सपोर्ट करता हूं, वहां उन कंट्री में जाके लोगों को बेचता हूं, इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब मैंने यूएस वालों को माल दे दिया, अब वो आगे बेच, बीच में कौन आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, और कस्टमर और कंपनी के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं, कस्टमर और कंपनी के बीच में थर्ड पर्सन आ गया, जिसको मिडिल मैन बोलते हैं। आगे समझिए, तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ प्रोड्यूस एंड सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड, ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाएगी और खुद ही बेचेगी, उसको क्या बोलेंगे, बोलो। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, द इंटरमीडिएट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, बीच में मिडिल मैन आ गया। आज अगर अपन एफएमसीजी की बात करें, फास्ट फूड कंज्यूमर गुड्स, साबुन, तेल, जितना भी आता है, ये ऐसा नहीं है कि कंपनी डायरेक्टली आपको बेचती, बीच में शॉपकीपर, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड दिखाई देगा आपको, लाइसेंसिंग दिखाई देगा। अगर मैं लाइसेंसिंग की बात करता हूं, इज आल्सो नोन एज द टेक्निकल कोलैबोरेशन, लाइसेंसिंग प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड द प्लांट स्टडी, मतलब फॉरेन कंट्री वाले इंडिया में आए और आपको लाइसेंस दे दिया, और आपको टेक्नोलॉजी और उसका पूरा का पूरा जो लाइसेंस था, जो उनका होते ना, उनकी यूएसपी थी, या उन्होंने आपका पेटेंट करवा रखा था, उस पेटेंट का लाइसेंस दे दिया, बोले कि आप ही बनाओ खुद। लाइसेंसिंग सबसे ज्यादा काम आता है मेडिकल लाइन में, आपने कोई मेडिसिन बनाई तो पेटेंट करो, ठीक है, फार्मा के अंदर, और फिर आपको चाहिए कि भैया मैं भी ये मेडिसिन बनाऊं, उस कंपनी से आपने क्या किया, टाइप किया, उस कंपनी ने अपना लाइसेंस आपको दे दिया, आप उस लाइसेंस की बेसिस वो मेडिसिन बना के क्या कर रहे हो, देखिए क्या बोलेंगे इसको, लाइसेंसिंग। तो फॉरेन कंट्री में जाके आप अपना लाइसेंस भी बेच सकते हो, आप सोच रहे हो क्या करोगे। फिर आता है फ्रेंचाइजी। अरे फ्रेंचाइजी तो पढ़ते हो आप, मैकडॉनल्ड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये देख लो, इधर से क्या बोलते हैं आपका, स्टारबक्स, केएफसी, ये सब क्या है, डोमिनोज, क्या है, ये सब फ्रेंचाइजी है, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अब सुनो, फ्रेंचाइजी भी दो तरह की होती है भैया, एक तो होती है डायरेक्ट और एक क्या होती है, अगर मान लो मैकडॉनल्ड्स वाले ने आपको फ्रेंचाइजी दी और वो मैकडॉनल्ड्स अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाएगा, मॉनिटर करेगा, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। मैकडॉनल्ड ने आपको फ्रेंचाइजी दी और आपने उस फ्रेंचाइजी को किसी और को दिया, और अब आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, बीच में एक आदमी और आ गया और वो उसको मॉनिटर कर रहा है कि वो आदमी जो फ्रेंचाइजी लेके बैठा सही से चला रहा है, नहीं चला रहा, तो क्या बोलेंगे इसको अपन, डायरेक्ट। द फ्रेंचाइजी फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड मॉनिटर द ऑपरेशंस ऑफ फ्रेंचाइजी इन अ होम कंट्री, द डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। आगे समझिए, मतलब वो जो कंपनी थी ना जिसे फ्रेंचाइजी दी है, वो मॉनिटर कर रही है। अभी तो आ जाओ,
इन केस द इनडायरेक्ट फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजर, दिखाई दे रहा है, सब फ्रेंचाइजर अपॉइंट, मतलब फ्रेंचाइजर के बीच में एक और आ गया और वो क्या कर रहा है, मॉनिटर द फ्रेंचाइजी ऑफ होस्ट कंट्री। समझ में आ गया बेटा? बोलो अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, बोलो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू द अनदर ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। मतलब एक कंपनी ने दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपका माल बनाऊंगा, द अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे हैव अरेंज्ड द प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क टू रॉ मटेरियल। ठीक है, एक बात बताओ, अब तो आजकल थोड़ा कम हो गया, पहले क्या होता था कि आपको कोई माल बनवा, आपको एक माल बेचना है इंडिया में, तो आप चाइना जाते थे, चाइना वालों को बोलते थे कि भैया ये वाला इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेरे भी बनाओ और इसमें मेरा कंपनी का लोगो लगा। आप समझ लो, आप चाइना गए और चाइना में जाके आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मेरे लिए प्रोडक्ट बनाओ और मेरी कंपनी का लोगो लगाओ और सारा माल हमको दिया। फिर यहां पर मेरा जो काम है ना, मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, मेरा काम है प्रमोशन का, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा सारा खर्चा बच गया, फैक्ट्री लगाने का, लेबर लगाने का सारा खर्चा बच गया, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर लिया था इंडिया में कि मैं अगर ये माल बनाता हूं तो मेरे कम से कम 500 का पड़ रहा है इंडिया में, लेबर वेबर सारा सेटअप, और वही प्रोडक्ट चाइना वाले मेरे को 300 में बना के देते, तो मैं फिर फालतू मेहनत क्यों करूंगा, मैं किससे बनवाऊंगा, चाइना से, और इंडिया में क्या करूंगा, उसको सेल करूंगा। और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग one organization enter into the contract with another organization to manufacture the product and a part. देखा ध्यान से, the other organization client by the way have arranged the production infrastructure। दिखा आपको workforce, raw material, ये सारी की सारी हेडेक पता है किसकी है, जिसको आपने काम दे दिया उसकी है। रॉ मटेरियल वो खरीदेगा, प्रोडक्शन वो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वो लगाएगा। द लोकल प्रोड्यूसर कैन बॉट द अरेंजमेंट ऑफ द फर्म लुकिंग टू सेल द प्रोडक्ट इन ओवरसीज मार्केट। अब देखो क्या होगा, द many वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कैरी दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू द थर्ड पार्टी। क्या करते हैं भैया, सब लोग किसको देते थे मैन्युफैक्चरिंग का काम, बोलो बोलो, थर्ड पार्टी को, हैविंग लो कॉस्ट लेबर, जहां पे लेबर क्या है, सस्ता है, मैंने उसको सारा काम दे दिया, तू जाने तेरा काम, मैंने तू बना के दे दिया। द एडवांटेज ऑफ दिस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर। अगर प्रोडक्ट फेलियर भी हो गया तो मेरा तो कोई खर्चा लगेगा ना, मेरी तो फैक्ट्री नहीं, अगर प्रोडक्ट फेल होता तो फैक्ट्री डूब जाती है। अरे समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बोलो ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है दो कंपनियां मिल, नहीं मर्जर अलग होता है, मर्जर अलग है, ज्वाइंट वेंचर अलग है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब टू कंपनीज कम टुगेदर, ए और बी, दो कंपनी है, दोनों एक साथ आई और दोनों ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, उसकी कंपनी की। अब बच्चे कहते हैं सर मर्जर, अरे मर्जर के अंदर कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों का नाम खत्म हो जाएगा और एक नई कंपनी बनेगी, उसको मर्जर बोलते हैं। हाँ, तो अगर अपन देखें तो मर्जर एक्विजिशन में एग्जांपल आएगा ना, वो आएगा आपका मारुति एंड सुजुकी, हीरो होंडा, ये किसमें आएंगे आपके, मर्जर एंड एक्विजिशन में। तो अब यहां पर एक वर्ड आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस, दिखाता है मर्जर, और एक वर्ड है आपका ज्वाइंट वेंचर, दिखाई दे रहा है। रुको, देखिए मर्जर का मतलब होता है कि दो कंपनियों ने 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल का एग्रीमेंट, तो ये मर्जर होने के बाद में डीमर्जर करना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब है, मर्जर का मतलब होता है कि दो जनों के बीच में शादी हो, अरे समझे। और एक होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं, दोनों में डिफरेंस देखा। स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर आप छोड़ दो दूसरी बना लो। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे इसको, बोलो स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलेंगे। स्ट्रेटेजिक अलायंस अकर व्हेन 2 or more organizations enter into the contract come together to fulfill the finance and, मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्जांपल बताता हूं, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। अभी ये जो इंटरनेट है ना, एसीटी सुना होगा आपने एक्ट, अभी जयपुर में अच्छा चल रहा है, चल रहा है एसीटी। एसीटी ने बोला कि जैसे मैंने जो नेट लगा रखा है एसीटी लगा, एसीटी कहता है 6 महीने का रिचार्ज कराओ एक साथ और 6 महीने के लिए नेटफ्लिक्स फ्री। अरे समझे क्या किया भाई, नेटफ्लिक्स ने एसीटी के साथ क्या कर दिया, टाइप कर दिया। आपने देखा होगा ना, पहले होता था जियो ले लो, एयरटेल के सिम 1 साल तक फ्री, भाई आपने सैमसंग का फोन ले लो, उसके साथ में ये वाली सिम 1 साल तक फ्री। तो क्या है ये, बोलो, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक। इससे क्या होगा, दोनों कंपनी को बेनिफिट होता है और दोनों कंपनी मिलकर कमाती है, दोनों को बेनिफिट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म। हाँ, मर्जर का मतलब जो हो गया ना, हाँ मर्जर का मतलब है कि लॉन्ग टर्म। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है, ज्वाइंट वेंचर में कुछ पार्ट मर्जर जैसा ही होता है, बस यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर मतलब इनका है ना कि मान लीजिए नाम चेंज, दोनों कंपनी का नाम हटा के तीसरा नाम आ जाता है, इधर आ जाओ। ज्वाइंट वेंचर में देखो, इज बिल्ड अ सिचुएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, 2 or more than 2 organizations combined, known to be a new organization as a joint venture. The type of ownership is based on the foreign company. When the organization is considered to be a profitable to acquire the ownership of new organization, extending the market opportunity. देखो बेसिकली मैंने कहा फॉरेन से कंपनी आई और उसे इंडिया में क्या कर दिया, ज्वाइंट वेंचर कर दिया। अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ज्वाइंट वेंचर के एग्जांपल कहाँ मिलेंगे, मर्जर के मिल जाएंगे। अब जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया क्या करके, बोलो
मत हो, तो ये मर्जर है। तो बट ज्वाइंट वेंचर के एग्जांपल्स आपको कब मिलेंगे? ठीक है, ज्वाइंट वेंचर के एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे मुझे, मैं देखिए बताऊंगा ज्वाइंट वेंचर का। हाँ भाई एक और देखते हैं। एक बार देखा ज्वाइंट वेंचर के एग्जांपल देखो एक बार, ज्वाइंट वेंचर इंडिया एग्जांपल मिल जाएगा, देखा होगा। भारतीय नेक्सा इधर आपका टोयोटो, फोर्ड और टोयोटो, ये क्या मिलेंगे आपको ज्वाइंट वेंचर में? मतलब थोड़े दिन के लिए, ज्वाइंट वेंचर का टाइम ज्यादा लंबा होता है, मर्जर का टाइम ज्यादा लंबा होता है। ज्वाइंट वेंचर का टाइम होता है थोड़े दिन के लिए, जो इनकी सर्विस लाइन से बहुत कम होता है। उसका तो ये होता है कि जब तक वो प्रोडक्ट बिक रहा है तब तक बेच रहे हैं, और जब ये स्कीम खत्म हो जाएगी, स्कीम होती है, ऑफर होता है, आप सोचो, और मर्जर का टाइम हमेशा ज्यादा होता है। चल हो गया यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब आते हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स वगैरह ये सब है, अब इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर रहे थे, नेक्स्ट क्लास में ये भी करा दूंगा, बचा हुआ वो भी करा दूंगा, दोनों का नेक्स्ट क्लास में दोनों के दोनों टॉपिक अपन खत्म कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आया